क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मुंबई स्टूडियो से प्रियंका उपल भी हमारे साथ हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन और बाजार का अच्छा मूड। पॉलिसी के बाद हमने देखा कि थोड़ी सी बाइंग और बढ़ी है। हालांकि स्टेटस को रहा है, कोई बदलाव नहीं किए गए हैं आरबीआई की ओर से अपनी दरों को लेकर। लेकिन बाजार का मूड हम अगर देखेंगे तो बैंकिंग में, फाइनेंशियल में आज अच्छी बाइंग है। क्यूआईपी और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने को बोर्ड ने मंजूरी दी है बजाज फाइनेंस की। और हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस के साथ साथ इसकी पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व में भी शानदार तेजी हम देख रहे हैं, क्योंकि 1,200 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बजाज फिनसर्व को ही होगा। 4% ऊपर बजाज फाइनेंस है, 5-6% ऊपर इस वक्त हमें बजाज फिनसर्व का शेयर दिख रहा है। तो वहां से आज अच्छी रौनक हम बाजार में देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ कंजम्पशन वाले शेयर, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, टाइटन, वहां पर आपको बढ़िया बाइंग दिखेगी। त्योहारी सीजन का पूरा फ्लेवर इन शेयरों में दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें, करीब करीब 200 अंक ऊपर है। और अच्छी चीज ये है कि आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में रिकवरी अच्छी है लोअर लेवल्स के दिन से। एचडीएफसी बैंक में भी हल्की सी तेजी आपको जरूर दिखेगी। और बाजार का दिग्गज रिलायंस ने भी थोड़ी सी रफ्तार अभी पकड़ी है। शेयर बाकायदा हरे निशान में आकर कारोबार कर रहा है और इसके चलते इंडेक्स को आप देख रहे हैं कि अब 115 अंकों के आसपास की बढ़त हो गई है। 19,650 के आसपास जो बेस फॉर्मेशन हो रहा था, बिल्कुल बाजार ने उसको पकड़ के रखा है। और हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स अब 6% नीचे है, 10 के आसपास का इंडिया विक्स हो गया है। तो बाजार के लिए अगर हम संकेतों को देखेंगे तो वो भी ठीक है। एडवांस डिक्लेयर रेशियो पूरी तरह से तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में है। 1,450 शेयर है इस वक्त हरे निशान में, और उसके मुकाबले हम देख रहे हैं कि 750 शेयर इस वक्त लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। और वायदा बाजार में अगर आप जो फाइनेंस स्टॉक्स थे परसों के सत्र में जो गिर रहे थे, कल थोड़ी रिकवरी के संकेत मिले, वो रिकवरी आज और पुख्ता हो गई है। बजाज फिनसर्व के अलावा एल&टी फाइनेंस, एबी कैपिटल समेत तमाम शेयर आज आपको तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। अब प्रियंका के पास चलेंगे, प्रियंका मेहमानों से कनेक्ट कर देंगे और आखिरी के 1 घंटे के लिए शेयरों में मौके कहां पर बन रहे हैं और जो एक्शन वाले स्टॉक्स हैं उनका भी जायजा लेंगे। बिल्कुल। चलिए अभिषेक, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आशीष महेश्वरी हैं आज बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देने के लिए, और साथ ही टेक्निकल नजरिया देने के लिए आज राजेश मालविया और मितेश पंचाल है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि आज क्रेडिट पॉलिसी थी और आरबीआई गवर्नर ने जो 10 बड़ी बातें बोली, उसमें से ऑफकोर्स पहली बड़ी बात सबको पता थी कि रेट अनचेंज रहेंगे, लेकिन थोड़ा हॉकिश स्टांस जरूर था। लेकिन ये बात जरूर है कि जो इंक्रीमेंटल सीआरआर थी, जो लास्ट पॉलिसी में एक बाउंसर की तरह आई थी, उस पर भी उन्होंने क्लियर कहा कि उसे फेज्ड आउट मैनर में खत्म कर दिया है। बैंकों में जितनी भी आरबीआई के जो अब तक के कदम थे, वो लिक्विडिटी को एक्सेस लिक्विडिटी को सक करने में, ग्रोथ को भी ने हैम्पर किए हुए और इन्फ्लेशन को भी डिक्लाइन ट्रेंड में देखते हुए, सो अपनी ये सारी बातें उन्होंने टेबल पे रखी। लेकिन यस, थोड़ा सा पॉलिसी को हॉकिश देखा। लेकिन हमने देखा कि बैंक्स और जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंस काउंटर्स हैं, वहां पर आपको अच्छी मूव है। बजाज काउंटर्स तो फंड रेजिंग की खबर से चल ही रहे हैं, लेकिन आप दूसरे फाइनेंस काउंटर्स भी देखें तो उनमें भी अच्छी मूव है। अब बाजार पर यहाँ से क्या रुख होना चाहिए? क्या एक जो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े से बाजार दबाव में दिख रहे थे, कंसोलिडेशन के जोन में दिखाई दे रहे थे, क्या वो वीकनेस को हमने श्रग ऑफ कर दिया? अब देखिए, अब चाल ऊपर की तरफ है। तो एक पहले टेक्निकल नजरिया लेते हैं। राजेश और मितेश है हमारे साथ। राजेश, कैसे देखना चाहिए इस वक्त बाजार में? आप क्या लॉन्ग कॉल्स यहाँ से लेंगे? क्योंकि देखिए, भले ही मैक्रो एनवायरमेंट बहुत फेवरेबल ना हो, क्रूड चलिए ठीक है थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स की चाल देखें, बॉन्ड यील्ड वहां देखें, लेकिन आज जो हमारे यहाँ रेट हाइक नहीं हुआ, बैंक्स पे जो एक प्रेशर आईसीआरआर का था वो सॉफ्ट हुआ, वो थोड़ा ईज आउट हुआ, और अब बैंक्स में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग अबाउट कल से ही बन गया था। तो क्या यहाँ से लॉन्ग की बेट्स हैं आपकी? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, आज मार्केट में अगर हम देखें तो अक्टूबर सीरीज में आज एक मीनिंगफुल अपमूव बनते हुए दिखा है। सीरीज की शुरुआत से ही हम देख रहे थे कि मार्केट में सच शॉर्ट कवरिंग नहीं प्ले आउट होते हुए दिखी थी। आज के सेशन में जो मूव बना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट कवरिंग आज देखने को मिली, क्योंकि कंफर्टेबली अब निफ्टी 19,500 के लेवल को रिगेन करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द डे 19,650 जो कि एक मेजर हर्डल था, उसको भी अब हम क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है। और हमें लगता है कि अब 19,650 के ऊपर निफ्टी स्पॉट बना रहा तो यहाँ से नेक्स्ट लक्ष्य जो हमें लगता है वो 19,750 19,800 की तरफ भी शॉर्ट टर्म में बढ़ते हुए दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी हमें जो डेटा में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अब कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं।
वहीं बैंक निफ्टी में देखें तो आज के सेशन में एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो 44,400 का था, उसको भी आज हम रिगेन करने में कामयाब हुए। तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, बट हमें लगता है अभी थोड़ा सा और यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। अगर बैंक निफ्टी वापस अपने डे हाई को, आज के डे हाई को क्रॉस करने में कामयाब होती है, तो यहाँ पे भी ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और हम फिर 44,800 45,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेंगे। ब्रॉडर मार्केट में भी देखें तो मार्केट ब्रेड्थ आज काफी इंप्रूव होते हुए दिखा है। वापस एक ब्रॉड बेस बाइंग अक्रॉस ऑल सेक्टर और सेगमेंट में देखने को मिली है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी सेगमेंट में आज एक अच्छा बाइंग का रुझान बना है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वापस कॉन्फिडेंस और सेंटिमेंट बुलिश साइड की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट में अभी लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना है। निफ्टी के स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 19,550, पोजीशन होल्ड रखें लॉन्ग साइड के लिए 19,800 के टारगेट के लिए, और बैंक निफ्टी में 44,100 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखें। अपसाइड के टारगेट 44,800 तक आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई इंडेक्स पे। तो आप कह रहे हैं मीनिंगफुल लॉन्ग्स बनते हुए आज दिखाई दिए हैं। ट्रेड्स अब क्या होने चाहिए ऐसे में, मितेश से समझते हैं। मितेश, आपके टॉप ट्रेड आइडियाज क्या होंगे? गुड आफ्टरनून प्रियंका Good जी। आज के जो टॉप ट्रेड आइडिया है वो मिड कैप सेगमेंट्स है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स 3 स्टॉक्स में मिले हैं। बहुत लंबी अवधि के बाद ये स्टॉक्स रडार ऊपर आए हैं। तो सबसे पहला होगा एवेन्यू सुपरमार्केट, डी-मार्ट का अगर आप हम चार्ट देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टीप करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन था, और कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत ही शानदार बढ़त 3700 के ऊपर मिली है। बेस्ड ऑन द सिस्टम और मेथड 3800 के ऊपर एक ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है क्वार्टरली और मंथली चार्ट के ऊपर। तो एवेन्यू सुपरमार्केट करंट लेवल के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 3585, 3585। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 4250, दूसरा टारगेट 4425। दूसरा जो स्टॉक है वो है टाटा ग्रुप से टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी में भी सिमिलर चार्ट पैटर्न ऑब्जर्व की गई है। वहां पे भी एक स्टीप करेक्शन के बाद अभी स्टॉक जो है वो 7100 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। ये ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है, और हमें लग रहा है कि विद इन द एंटायर टाटा पैक अगर 1 से 3 महीने का व्यू ले तो सबसे अच्छी बढ़त अगर कोई स्टॉक में मिलेगी हमारे हिसाब से तो वो टाटा एलेक्सी है। तो टाटा एलेक्सी में 7300 के लेवल के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 7050, 7050। पहला टारगेट रहेगा 7850, दूसरा टारगेट रहेगा 8050। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शेयर है 275 के ऊपर वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर सिस्टम और मेथड के हिसाब से ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए मिला है। तो 280 के ऊपर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का जो स्टॉक है वो बाई करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेंगे यहाँ पे रहेगा 235 का, पहला टारगेट 320, दूसरा टारगेट 350 का। ठीक है, तो 3 शेयर, डी-मार्ट, टाटा एलेक्सी और इसके अलावा लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये 3 शेयर मितेश की तरफ से। डी-मार्ट के साथ साथ आज हम देख रहे हैं कि डी-मार्ट तो रेकमेंड हो गया, डी-लिंक में अचानक से एक मूव आया, उसको भी हम आगे समझेंगे जरूर अपने एक्सपर्ट से। लेकिन राजेश जी, पहले आप बताइए आपकी तरफ से आज ट्रेडिंग की क्या रणनीति होगी, कहां पर लग रहा है कि पैसे बनेंगे? राजेश जी, आपकी क्या ट्रेडिंग कॉस्ट आज की? लो है थोड़ा ऑडियो या जो स्टॉक्स मुझे पसंद आ रहे हैं उसमें एनबीएफसी स्पेस में पहला स्टॉक रहेगा पूना वाला फिनकॉर्प। पूना वाला फिनकॉर्प में देखें तो ऑलमोस्ट 4 से 5 वीक एक करेक्टिव मूव यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला, और स्टॉक में अब जिस तरीके से यहाँ पे लोअर साइड पे बेस बना है स्टॉक का 375 380 के जोन में, आज के सेशन में अगर हम डेली सेटअप पे देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा, और जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद वापस से एक अपमूव स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बुलिश ही, एक ये शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन था ये एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। तो पुना वाला पे हमारा बाय करने का कॉल रहेगा, और अपसाइड के टारगेट 405 तक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस 380 का होगा। दूसरा स्टॉक रियल एस्टेट स्पेस होगा, और उसमें हमें लगता है कि पूरे ही सेगमेंट में देखें, आज रियल एस्टेट स्पेस में देखें तो वापस से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे रियल एस्टेट स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। डीएलएफ यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है, डीएलएफ का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। 565 तक के ट्रेडिंग टारगेट हमें लगता है इसमें जल्द आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 528 का। तीसरा स्टॉक होगा एल&टी फाइनेंस होल्डिंग।
ये स्टॉक में देखें तो अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब आज ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे बने हैं, हमें लगता है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। अपसाइड में 146 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 133 का। ठीक है, तो राजेश जी की 3 शेयरों की लिस्ट में डीएलएफ के अलावा हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टॉक्स जो हैं उसकी अधिकता है पूनावाला फिनकॉर्प और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। और आज आप अगर बाजार में देखेंगे तो फाइनेंस स्टॉक्स में ना ज़बरदस्त रौनक है, और ऐसा होता भी है। जो एनबीएफसी स्टॉक्स होते हैं ना, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ गिरते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है अलग इसलिए है क्योंकि जो बड़ी जो कंपनियां हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा है, बजाज फिनसर्व की बात कर लें, चूँकि पेरेंट है बजाज फाइनेंस की, वो वहाँ पर 6% की तेज़ी है। 4% की तेज़ी हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस के शेयर में है। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस ने इसके लिए 9,500 तक के टारगेट्स भी दिए हैं। लेकिन एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड ने फंड रेज को मंजूरी दे दी है। कंपनी 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाएगी, जिसमें कि 8,800 करोड़ रुपए का क्यूआईपी करेगी, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, और 1,200 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करेगी बजाज फिनसर्व को। तो कितनी रकम रेज हो रही है, पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, आखिर ये पैसे जुटाने का मकसद क्या है, ब्रोकरेज हाउसेस का क्या अब नजरिया है शेयर को लेकर, ये तमाम चीजें बताने के लिए हमारे सहयोगी वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वामाक्षी, बताइए क्या है आपके पास डिटेल्स? जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस आज फोकस में है और इसी के साथ बजाज फिनसर्व भी फोकस में है, क्योंकि बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस का प्रमोटर है। अगर हम देखें तो कल की बोर्ड मीटिंग बजाज फाइनेंस ने करीब 10,000 करोड़ का कैपिटल रेज अनाउंस किया था, जिसमें से क्यूआईपी का पोर्शन 8,800 करोड़ का है और जो रिमाइंडर 1,200 करोड़ है वो प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉटमेंट है। करीब 15.5 लाख वारंट्स इशू किए जाएंगे बजाज फिनसर्व को, जो कन्वर्टेबल होंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में। तो लार्जली जानते हैं कि फंड रेज के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। तो नोटेबली अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस का जो टियर 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो काफ़ी एडिक्वेट है, क्योंकि 23% पर है ये रेशो। और डिस्पाइट बीइंग हेवीली कैपिटलाइज्ड, ये जो फंड रेजिंग है वो समय से पहले हो रहा है, और उसके कपल ऑफ फैक्टर्स जो हो सकते हैं वो है कि काफ़ी मजबूत ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है उनके एयूएम फ्रंट पर। यहाँ पर हमने देखा थोड़े ही दिन पहले दूसरे तिमाही के अपडेट आया था कंपनी की तरफ से, और उसमें करीब 33% ग्रोथ उन्होंने पोस्ट किया था एयूएम में। इसके अलावा नया कॉम्पिटिशन भी आ रहा है स्पेस में, और इसी के चलते कंपनी गियरअप होना चाह रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फंड रेज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, लार्जली करीब 2 से 3% का डाइल्यूशन एक्सपेक्टेड है ब्रोकरेजेस के मुताबिक, मगर जो बुक वैल्यू पर शेयर है ये करीब 15% से बढ़ सकता है। और आरओई जो है ये डिक्लाइन ज़रूर होता हुआ नज़र आ सकता है, मगर ये अभी भी 20% मार्क के ऊपर रह सकता है, जो सारे ही एनबीएफसीज के बीच सबसे बेस्ट इन क्लास रेशियो है। इसके अलावा ब्रोकरेजेस की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि थम्स अप आ रहा है बजाज फाइनेंस के लिए, क्योंकि जेफरीज का कहना है कि कैपिटल रेज एक्सपेक्टेड लाइंस के अनुसार है, और इनफैक्ट जेफरीज की टॉप पिक है एनबीएफसी स्पेस में। तो ऑल इन ऑल जेफरीज ने बजाज फाइनेंस पर अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, अपना टारगेट प्राइस दिया 8,830 रुपीज़ पर शेयर, बट लार्जली मार्केट ये फंड रेस को काफी पॉजिटिवली व्यू कर रहा है, और उसी के चलते दोनों ही बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व आज फोकस में है। ये बजाज फाइनेंस रिकॉर्ड हाई पे है ना? ठीक है, तो बजाज फाइनेंस से दरअसल एक्सपेंशन के लिए पूंजी चाहिए, जियो फाइनेंशियल को लेकर थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, उससे निपटने के लिए भी, और नई कार के फाइनेंसिंग में उतर रही है, गोल्ड वाला फाइनेंसिंग का बिजनेस है, उसको और थोड़ी सी स्ट्रेंथ देने के लिए पूंजी की जरूरत है, और ये पूंजी जुटाने को आज बाजार भी पॉजिटिवली ले रहा है। अच्छी चीज़ क्या है कि आज ना इस खबर का अंदाज़ा तो पहले से था, अब ये खबर पहले आ गई थी, कल बोर्ड बैठे थी, उसमें अप्रूवल भी आ गई है, लेकिन आज शेयर गैप अप नहीं खुला, तो हर लेवल पर लोगों के पास आज मौका बना, और अब ये डे हाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर 8,179 रुपए का इसका भाव हो गया है। 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। बाजार के एक और दिग्गज मेहमान ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। शुरुआत आपसे बजाज फाइनेंस के साथ ही करेंगे सर। आप देखिए, लगातार कहते हैं ना कि बीच में जितने भी कंसर्न्स थे कि अच्छा ग्रोथ कैसी होगी, कंपनी किस तरह से आगे बढ़ेगी, सारे के सारे सवाल खारिज हो गए और एक नई ट्रेजेक्टरी पर ये कंपनी चल पड़ी है। आपको क्या यहाँ से भी स्ट्रेंथ दिख रही है, और नए निवेशकों के लिए क्या सलाह है आप, और जो 5,000 6,000 वाले रेट वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या सलाह होगी? जिनके पास में ऑलरेडी ये स्टॉक है उन्हें बने रहने की सलाह है, और जो अभी इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी भी बाय कर ले,
क्योंकि ये जो 8-10 हज़ार करोड़ रुपया नया रेज होगा और जिसमें 8,800 करोड़ करीब QIP से आएगा, उसमें आप देखेंगे बहुत एपेटाइट है इस कंपनी के स्टॉक को परचेज करने के लिए, क्योंकि जो ग्रोथ आई है आप देख रहे होंगे कि Q2 में जो उनके नंबर्स आए हैं करीब 2,90,000 करोड़ का उनका AUM हो गया है और 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पे कंपनी बैठी हुई है। इसके अलावा कंपनी का मैंने जो ऑनबोर्डिंग की हुई है तो 7 करोड़ 66 लाख कंपनी के कस्टमर्स हैं। तो आपको बहुत कंपनियां नहीं मिलेंगी जिनके पास में इस लेवल का जो उनका कस्टमर बेस है, इस लेवल का EUM है। तो ये एक QIP तो बिल्कुल हाथों हाथ बिकेगा, ओवर सब्सक्राइब होगा मुझे लगता है, बट ये एक री रेटिंग होगी जो स्टॉक को 9,000 के ऊपर भी ले जाने में सक्षम है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो मेरा लक्ष्य इस स्टॉक के लिए 1 साल का 10,000 के ऊपर का है, पर शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है 9,000 का, अभी भी बाय की सलाह है। डन। तो बजाज फाइनेंस न केवल साल की हाई पे है बल्कि अभी ऑल टाइम हाई पे भी ये शेयर पहुंच गया। और ये आपको ध्यान होगा बजाज फाइनेंस और फिनसर्व को लेकर चिंता तब बढ़ गई थी जब जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हो रही थी। वो शेयर अभी वहीं का वहीं है, या मैं बोलूँगा जिस भाव पे डीमर्ज हुआ था उस रेट पे भी नहीं है। लेकिन इन दोनों शेयर्स ने अपना काम कर दिया, ना केवल उस डर को हटाया बल्कि अपने आप को शेयर को ऊपर उठा के भी ले गए। तो ये क्लियर पता लग रहा है कि जो बेस है उसमें अगर डिस्टर्बेंसेस भी आती हैं तो ये पक्के शेयर जो है ना आपको रिटर्न दे के जाते हैं। ये बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों से एक लेसन है समझने, और ये मार्केट के अंदर बड़े काम की चीज़ है, आप ज़रूर इसको नोटिस किया कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर पता कर लेते हैं। एक शेयर मेरी लिस्ट में आज सुबह से ये मैं ज़रा उसके बारे में पता करना चाहता था, वो है CDSL। एक बार जरा आप चेक करेंगे राजेश सर, इस CDSL का शेयर ठीक लग रहा है क्या आपको? डिम्पी जी देखिए CDSL में अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में, अगर हम पिछले कुछ महीनों से देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड से बेस बना के स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेंड बना है, ये दिखाता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक बिल्कुल एक बुलिश टेरिटरी में। पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि जैसे ही स्टॉक में 1380 का लेवल क्रॉस होगा, ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 1500-1550 की तरफ अनफोल्ड बहुत जल्द होते हुए दिखेगा। तो स्टॉक में बने रहना चाहिए, लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेश बाय भी किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो लगाना है वो करीब 1300 के आसपास रखें और 1380 के ब्रेकआउट के बाद इसमें 1500-1550 तक के लिए इसको होल्ड करें, वहां तक की जगह हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। डन। तो ये सौदे पर तो हमने आपका व्यू पॉइंट आपके सामने रख दिया। अब एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रखते हैं ताकि आप इसका भी भरपूर फायदा उठाएं। ऑप्शंस का चैंपियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए आदित्य अरोड़ा। आदित्य जी नमस्ते सर, बताइए आपने आज कौन सा ऑप्शन चुना? आज तो दोनों तरफ देख सकते हो आप, इंडेक्स भी देख सकते हो, स्टॉक्स भी देख सकते हो। वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। बिल्कुल अच्छी मूवमेंट है, इंडेक्स में भी अच्छी मूवमेंट है, स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत अच्छी मूवमेंट है। तो जो बाजार ने कल परसों लो लगाया है वो अच्छा लो एस्टैब्लिश हो गया है। अभी ऑप्शन एक ही ऑप्शन का है तो मैं उस पर टिकूंगा, अगर आप दूसरा मौका देंगे तो इंडेक्स का भी बताऊंगा। तो मैंने अब स्टॉक चुना है इंडसइंड बैंक में। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में अगर अक्टूबर एक्सपायरी का व्यू बनाए तो लंबी दौड़ लगा सकता है इंडसइंड बैंक, तो उस पर बुलिश ट्रेड है। करेंटली 1440 इतना चल रहा है, तो 1420 का कॉल खरीदेंगे 40 में और 1500 का कॉल बेचेंगे 11 में। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 25,500, मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 14,500। तो बुलिश ट्रेड है और बैंकिंग सेक्टर में ऐसा लग रहा है अच्छी तेजी बनेगी, तो इंडसइंड बैंक आउट परफॉर्म कर सकता है। करेंटली इंडसइंड 1430 चल रहा है, 1432। हाँ ओके ठीक है, डन, कोई बात नहीं। 1432 चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट एट द मनी ही होगी मोटा मोटी। और 40 रुपये की ख़रीदारी आप कह रहे हैं कॉल की लेनी है, 1420 वाली स्ट्राइक की, और 1500 की बेचनी है। तो इस कॉल को बेचना खरीदना ये बहुत सिंपल है, जहाँ पे खड़े हो वहाँ से शेयर कहाँ तक जाएगा, बोले 1500 तक जाएगा, वहाँ पे बेच दो।
तो जहाँ से चलेगा वहाँ की कॉल बेनिफिट देगी, जहाँ बिक जाएगा वहाँ से गिरने का बेनिफिट अपने पास आ जाएगा। तो कुल मिलाफा 25,000 तक का आ सकता है। 14,500 का टोटल रिस्क भी है। अगर ये ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट इस रेंज का कर देगा तो तब होगा आपको, अदरवाइज इस रेंज के अंदर ट्रेड करने पे बेनिफिट और ये लॉसेस हमने कैलकुलेट करके आपके सामने रख दिए हैं। आदित्य बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक ही सौदे के साथ जाते हैं सर, फिर इंडेक्स के साथ नहीं जाते, कल छुट्टी भी है। और फिर आज ये इंडसइंड बैंक वाला ट्रेड आपने दे दिया, इसमें एक राइट करने में थोड़ा पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच ये सभी सौदा बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक ट्रेड मेरे को ज़रा और पता करना है। मैं थोड़ा फंडामेंटली उस पर एक राय लेना चाहता हूँ, वो है फर्टिलाइज़र काउंटर्स को लेके। आशीष सर, ये फर्टिलाइज़र कंपनीज में कहीं आपको वैल्यू बाय दिखता है क्या? मेरे को जहाँ वैल्यू बाय दिखता है वहाँ पे मोमेंटम नहीं है, वो है चंबल फर्टिलाइज़र। और जहाँ पे वैल्यू बाय नहीं दिखता वो शेयर अलग तरीके से चलता है। वो कौन सा शेयर है जो अलग तरीके से चल रहा है? हाँ, चंबल के अलावा क्या है आपकी रडार पे? मेरी रडार पे RCF है सर। अच्छा, RCF, ओके ओके। बट मुझे लगता नहीं कि अभी कोई ट्रिगर है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो मैं ओवरऑल अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है फर्टिलाइजर सेक्टर का टर्न केमिकल के बाद आएगा। जब केमिकल सेक्टर का एक रैली हम देखेंगे, उसके बाद में फर्टिलाइजर में कुछ ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तब अभी मुझे लगता नहीं कि कोई ट्रिगर है जो फर्टिलाइजर स्टॉक को दोबारा से लाइमलाइट में लेकर आएंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा स्कैटी जो रेंज भी रहा है, तो फर्टिलाइजर की सेल में इस बार कोई बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगली क्रॉप का हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि नवंबर दिसंबर तक मालूम पड़ेगा कि फर्टिलाइजर का जो डिमांड है उसमें कितना पिकअप हुआ। बट अभी मेरी अवॉइड करने की सलाह है सेक्टर। आप इसे अवॉइड करेंगे, लेकिन क्योंकि टाटा मोटर्स JLR के भी Q2 फिगर्स आए थे और कंपनी ने इनफैक्ट अपनी फ्री कैश फ्लो की गाइडेंस भी दी है। और हम देख भी रहे हैं कि पिछले कई क्वार्टर से जो नेट डेट फ्री का जो एक टारगेट भी कंपनी ने रखा हुआ है, उसके पास इंच तो हो रही है। और इसीलिए आपने देखा कि 400 रुपये से स्टॉक चलते चलते 620 आ गया। लेकिन अब थोड़ा सा ये बीच में थोड़ा सा थक भी गया है, कंसोलिडेट भी कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक फेस्टिव सीजन का एक ट्रिगर भी टाटा मोटर्स के साथ है। एक बार आशीष, आप टाटा मोटर्स पर भी अपनी राय दें कि इसमें आपके क्या टारगेट्स होंगे। एक बड़ी मूव इसमें आ चुकी है, लेकिन 750 की भी बात की जाती थी, 700, 750, 800। आप इसे इन लेवल पर भी क्या इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे या फिर थोड़ा भाग गया ज्यादा? देखिए, थोड़ा सा ट्रेडिंग स्टॉक है। यदि टाटा मोटर्स को देखें तो इसी एक रेंज में काफी समय से अटका हुआ है, और जो उसका प्रीवियस 52 वीक हाई था शायद 660 के ऊपर का था, उसको रीच नहीं कर पा रहा है। और 600 से 640 के बीच में ही काफी समय से स्टॉक अटका हुआ है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा ऐसा अभी ट्रिगर नजर नहीं आ रहे जो स्टॉक को नई ऊंचाइयों पर ले जाए दोबारा से। तो मेरे अभी टाटा मोटर्स को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप मेरी पिक पूछे तो मुझे एस्कॉर्ट्स एक काफी बेहतरीन पिक लगता है, जिस पर अभी भी बैट किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स से बेटर आपको एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिखता है, लेकिन एस्कॉर्ट्स कुबोटा भी अच्छा खासा चल चुका है। 2000 से चलते चलते ये अब 3200 तक आ चुका है, लेकिन यहाँ से स्टीम और बाकी है, ऐसा आशीष को भी लगता है। लेकिन इस बीच दूसरे कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। आज फाइनेंस काउंटर्स में अच्छी मूव है, और इनफैक्ट होटल स्पेस पर कल MK की एक रिपोर्ट आई थी। होटल काउंटर्स में कल तो इतनी बड़ी मूव नहीं थी, लेकिन आज एक अलग सी मूव है। रीजन ये भी है कि क्योंकि जो क्रिकेट कार्निवल शुरू हुआ है वो भी एक बड़ा रीजन है। इंडियन होटल में तो इतनी बड़ी मूव नहीं है, लेकिन आप अगर दूसरे होटल्स देखें, आप चाहे महिंद्रा हॉलीडेज देखें, ओरिएंटल होटल, रॉयल ऑर्किड, ताज GVK, इन सब में अच्छी मूव है। और कुछ होटल्स वो थे जिनमें कल टारगेट अपग्रेड हुए थे MK की उस रिपोर्ट में, वहां पर भी कल मूव आई थी। आज इस पैक में से जहां पर अच्छी खासी मूव है, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होंगे क्या राजेश, महिंद्रा हॉलीडे जैसे स्टॉक्स या फिर फॉर दैट मैटर ताज GVK जैसे स्टॉक? बिल्कुल, ये सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम बना, और MHRIL में महिंद्रा हॉलीडे में तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में बना है। जिस तरीके से आज यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी आज क्रॉस किया, तो डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक का जो ब्रेकआउट बना है, तो महिंद्रा हॉलीडे पे हमारा व्यू बुलिश है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा अगले वीक में भी। और यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 480 490 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो पोजीशन बाय एंड होल्ड की ही रहेगी, यहाँ पे सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम
415 के आसपास। अगर हम देखें तो होटल स्पेस में भी देखें तो काफ़ी स्टॉक्स में आज मोमेंटम बना है। शैलेट होटल में भी एक अच्छा मोमेंटम बना है, 610 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें भी पिछले 3 वीक की गिरावट को आज स्टॉक ने नेगेट किया है और जिस तरीके से रिवर्सल पैटर्न यहाँ बने, हमें लग रहा है शैलेट होटल भी एक मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। अपसाइड में 650 660 तक की जगह हमें लगता है इसमें बहुत जल्द आते हुए दिखेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना होगा वो करीब होगा 590 के आसपास। ठीक है, और राइट, तो ये होटल स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स जहां मोमेंटम आपको दिखता है, ऊपर के लेवल्स भी राजेश हमें बता रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम सबको पता है कि ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है और ख़ास नजरें इंडिया के मैचेस पर है। 8 अक्टूबर को पहला मैच शुरू हो रहा है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और ये वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला होगा इंडिया का। एक बार अभिषेक से समझते हैं, क्योंकि अभिषेक लाइनअप को काफ़ी स्टडी करते हैं, काफ़ी डिटेल में स्टडी करते हैं, और कितने चांसेस दिख रहे हैं इंडिया के जीतने के। क्योंकि हमारे अभिषेक सिर्फ इन हाउस मार्केट्स ही नहीं स्टडी करते, इनफैक्ट वो क्रिकेट को भी बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं। अभिषेक, कितने चांसेस हैं इंडिया के? कैसा है लाइनअप इस वक्त? प्रियंका, देखिए मैं यही कहना चाहूँगा पहले तो कि देखिए भारत जो है ना वो क्रिकेट प्रेमी देश है, और यहाँ पे मैं नहीं, हर दूसरे इंसान से अगर आप क्रिकेट के बारे में पूछेंगे ना, क्रिकेट और पॉलिटिक्स आई थिंक कि हर कोई समझता है। किसी के पास थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, लेकिन 8 तारीख को जो मैच होने वाला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें एक टेंशन की लकीर ज़रूर उभर के आ गई है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शुभमन गिल ना इंजर्ड नहीं, डेंगू उनको हो गया है, और उसके चलते शायद वो पहले गेम में ना खेल पाएँ, नेट्स में भी नहीं उतरे हैं। हालांकि जो 2 प्रैक्टिस गेम वॉश आउट हो नहीं पाए थे इंडिया के, उसके लिए टीम के साथ वो ज़रूर थे, लेकिन अभी उनको डेंगू होने की खबरें आ रही है। तो थोड़ी सी चिंता की बात इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड कप से ठीक पहले हम ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ खेल रहे थे, और शुरुआत के 2 मैचों में उन्होंने एक मैच में करीब 75 रन स्कोर किया था, एक मैच में सेंचुरी मारी थी। तो प्रॉस्पेक्ट मतलब काफ़ी ब्राइट उनका तो था ही। सेट पोजीशन थी हमारी ओपनिंग। अब ये देखना होगा कि वहाँ के लिए भारतीय टीम तैयारी क्या करती है। हालांकि विकल्प की कमी नहीं है, लेकिन शुभमन गिल के अनुपस्थिति में कौन करेगा ओपनिंग, ये एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है। ईशान किशन करेंगे, केएल राहुल करेंगे, ये थोड़ी सी चीज है। जहां तक कौन जीतेगा, तो आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि इंडिया की फॉर्म बहुत ही कमाल की है, नंबर 1 की ओडीआई रैंकिंग है। हालांकि अगर आप वर्ल्ड कप में हेड टू हेड देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा जरूर भारी रहा है। 2003 अगर वर्ल्ड कप लोगों को याद हो, फाइनल हम हारे थे वो वर्ल्ड कप, तमाम दिल टूटे थे। उसके बाद 2000 अगर हम 11 की सेमीफाइनल की बात करें तो उसमें हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा के हमने फाइनल में जगह बनाई थी। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत का ये टसल चलता रहता है, लेकिन निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि चूंकि अब इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, स्पिन सब एक टाइम पे क्लिक की है बढ़िया से। एशिया कप में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया, एशिया कप हम जीते, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी जीती हमने से। तो निश्चित तौर पर पड़ रहा तो इंडिया का इस वक्त भारी दिख रहा है। दिक्कत एक ये होगी कि उनके जो फास्ट बॉलर हैं ना, उनसे थोड़ी सी डर के जरूर रहना होगा। मिचेल स्टार्क 2 वर्ल्ड कप में उन्हें सबसे हाईएस्ट विकेट उन्होंने लिए हैं। जॉश हेजलवुड बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। पैट कमिंग्स मतलब रफ्तार के सौदागर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर बॉलिंग से थोड़ा सा पार पा लिए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के मैच की बात करें प्रियंका, तो नेदरलैंड थोड़ी सी कम अनुभवी टीम है, लेकिन पाकिस्तान की जो शुरुआत हुई ना बड़ी कमजोर हुई है। 12 ओवर में 66 रन पे 3 विकेट गिर गए, थोड़ी सी चिंता तो है। ऑल राइट, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं आप जो बता रहे हैं कि शुभमन गिल नहीं खेल पाएंगे, तो उनकी जगह पर कौन संभालेगा उनका वो काम। ठीक है, देखना होगा, वॉच आउट करना होगा। ऑफ कोर्स इंडिया फेवरेट तो है ही, और एक साइकोलॉजिकल बढ़त भी मिली हुई है इंडिया को, क्योंकि लास्ट सीरीज ही जीती है उन्होंने। तो ऑफ कोर्स वॉच आउट करना होगा। आज भी मैच है, रोज मैच है, लेकिन हमारी नज़र तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया 8 अक्टूबर को जो होने वाला है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे। कुछ और खबरें भी होंगी, BTST आइडियाज भी होंगे, और आज का खास डीलिंग रूम से एक गपशप वाला स्टॉक भी लेकर आएंगे शरद, कई मजा आएगा। शरद बताइए क्या खबरें हैं आपके पास? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला मैप माई इंडिया यानी कि सी इन्फो सिस्टम्स। और यहाँ पे हमारी डीलर से बात हो रही है, और कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में जो है थोड़े काउंटर्स में बाइंग देखने मिल रही है। अगर वॉल्यूम्स की भी बात करें तो 2 टाइम्स 20-डे एवरेज पे आ रही है। और जो की DI इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, वो इंक्लूड करते हैं टाटा म्यूचुअल फंड, जो रफली 1.5% स्टेक
होल्ड करते हैं। स्टॉक के बारे में बात करें तो सितंबर के लो से स्टॉक जो है लगभग 30% का जो उछाल देखने मिला है और एलिवेटेड लेवल्स पे है। लेकिन कुछ अहम ट्रिगर्स हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स को लेके, जो आपके सैटेलाइट रिलेटेड है, उसके कारण स्ट्रीट बहुत बुलिश है। और ये जो रन अप जो है लास्ट मंथ भी देखने मिला था आपको सितंबर में। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि गवर्नमेंट स्पेस से लगभग 20% तक हो सकती है लंबे अवधि के समय के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि जो गवर्नमेंट बिजनेस है उसकी जो ग्रोथ होगी वो 6 गुना बढ़ सकती है CAGR लेवल्स में अगले 5 साल में। शुक्रिया शरद। तो एक बेहतरीन तेजी हमने देखी है मैप माई इंडिया के शेयर में, यानी कि सी इन्फो सिस्टम के शेयर में महीने भर में करीब 27-28% के आसपास का उछाल है। और कुछ दिन पहले मैं और डिम्पी हम दोनों लोग मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, तो यही निकल के आया कि सरकारी ऑर्डर्स या फिर सरकार की जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से कंपनी के पास ऑर्डर रोबस्ट है और लगातार कंपनी इनोवेट भी कर रही है। 2215 रुपये का इसका भाव हो गया, 2269 का इसका रिकॉर्ड हाई का लेवल इसका है। आशीष जी, मैप माई इंडिया कैसी लगती है आपको ये कंपनी? और चूंकि चल बहुत गई है, क्या थोड़ा सा अब रिस्की हो गया है क्या? क्योंकि अगर हम प्राइस टू इक्विटी देखें अगर रेशियो, तो अब तो 100 के ऊपर का पी हो गया है। मतलब ये कितना महंगा है, सस्ता है, क्या है, जरा बताएंगे इसको। बिल्कुल, यदि वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो महंगा है। मुझे लगता है इस साल कंपनी का जो मुनाफा है करीब 125 करोड़ रुपए के आसपास का रहने की उम्मीद है। और 125 करोड़ के मुनाफे के सामने जो मार्केट कैप है करीब 12,000 करोड़ के आसपास का ऑलरेडी हो गया है। बट चूंकि गवर्नमेंट कंपनी से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, तो जिसके कारण से जो न्यूज़ फ्लो है कंपनी में वो बना रहता है। तो और इसके अलावा भी हमने DIIs की तरफ से भी बाइंग इस कंपनी में आते पिछले कुछ समय में देखिए। यदि आप DIIs का होल्डिंग देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर में उन्होंने बढ़ाया है ये। तो थोड़ा सा निश प्लेयर है इसका, उसको मेरा मानना है कि प्रीमियम मिल रहा है। और मेरी सलाह इस स्टॉक को करीब 2100 रुपए के आसपास खरीदने की रहेगी। मुझे लगता है कि अभी में काफ़ी चूंकि बढ़ गया है, तो मैं बिल्कुल 52 वीक हाई पे स्टॉक को लेने से बचना चाहूँगा। एक शेयर ना मैंने ढूंढा है, उसका नाम है फिलाटेक्स। खबर मैं आज नहीं बताऊंगा, खबर आने वाले दिनों में बता दूंगा आपको, सोमवार तक और पुष्ट हो जाएगी। मेरे पास एक न्यूज़ है इसके रिगार्डिंग। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शेयर का बेस बना हुआ है। 200 दिनों की एवरेज पे वीकली चार्ट चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, 200 डेली चार्ट चेक करेंगे तब आपको दिख जाएगा। ये शेयर आपको कितना ठीक लग रहा है और ये कितना चल सकता है, मेरे को ये बताइए। वॉल्यूम पिछले 2-4 दिनों से एक्स्ट्रॉर्डनरी ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। मैं इसको लेके रखूँगा और मेरा टारगेट है कम से कम 65 से 68। तो क्या मैं सही टाइम पे एंट्री कर रहा हूँ? टिम्पी जी देखिए, मितेश जी एक बार आपसे शेयर, और शेयर का नाम है फिलाटेक्स इंडस्ट्रीज। ये पॉलिस्टर और यान बनाने वाली कंपनी है। ओके, तो जिस तरीके से मैं चार्ट देख रहा हूँ 51 रुपीज 70 पैसा इसका अभी जो प्राइस है, और हमें लग रहा है कि बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम। शायद आपको थोड़ा और लंबी अवधि के लिए वेट करना पड़े, क्योंकि हमारे सिस्टम और के हिसाब से 54 रुपीज 50 पैसा इज अ क्रूशियल टारगेट, इज अ क्रूशियल जोन। 54.50 अगर वीकली चार्ट के ऊपर क्लोज आता है स्टॉक, तो उसके बाद रफ्तार थोड़ी स्ट्रांग बढ़ेगी, और उस केस में हम हमारे टारगेट रीट्रेट करके 70 to 75 करेंगे, क्योंकि वहां से एक बड़ी बढ़त हमको ये स्टॉक में दिख रही है। तो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच फॉर 54.50, 54 रुपीज 50 पैसा वीकली बेसिस के ऊपर अगर बंद आता है तो डेफिनेटली स्टॉक को लेना चाहिए। और उसके बाद जो पहला टारगेट रहेगा वो 70, दूसरा टारगेट रहेगा 75, और ये जो टारगेट है 54.50 आने के बाद 1 से 3 महीने में आ सकते हैं। नहीं, इस पर आप ज़रूर ध्यान रखेगा। इस पर एक डेवलप्ड एक स्टोरी है, थोड़ा पुष्ट होने के लिए मेरे को 1 दिन का समय और चाहिए होगा। मैं सोमवार को आपके सामने वो खबर रखूँगा कि इनको एक बड़ा बेनिफिट हो रहा है। सिर्फ इनको नहीं बल्कि इनके पीयर्स जितने भी हैं उन सबको एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है। सरकार इस बार कोई ख़ास इनके लिए जो प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा नोटिस करते हुए कुछ फेवर कर सकती है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। टाटा केमिकल्स एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं राजेश सर से। राजेश सर, टाटा केमिकल्स इस अक्टूबर सीरीज़ के अगले हाफ तक रखें। टाटा केमिकल्स
देखिए काफी ओवरसोल्ड है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। ऑलमोस्ट स्टॉक अब स्ट्रगल कर रहा है 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लेने की। हमें लगता है यहाँ पे 1000 का लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रहेगा नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। अगर अब ये हालांकि अगर हम देखें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से 1000 के लेवल को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। अगर ये यहाँ बना रहा, अगर नहीं टूटता है उसके नीचे, तो यहाँ पे एक हाई पॉसिबिलिटी एक पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिखे। 1040 1055 इसके नेक्स्ट लक्ष्य हमें लगता है पुल बैक में आते हुए दिख सकते हैं। तो काफी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे फॉलो करना होगा। लाइक 998 के आसपास अपने स्टॉप लॉस रखे। पोजीशन लॉन्ग साइड की लिया जा सकती है क्योंकि ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक पुल बैक हमें लगता है आते हुए दिख सकता है नियर टर्म में। केमिकल्स पर ये बात हुई, एक बार एल&टी फाइनेंस को चेक करते हैं, मितेश से बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छे बिजनेस अपडेट्स आए और उसके बाद हमने कल भी स्टॉक में अच्छी मूव देखी और आज भी आप देखें तो वहाँ पर 5% की मूव है। एल&टी फाइनेंस, इस पर क्या टारगेट्स होंगे आपके मितेश? डेफिनेटली एल&टी फाइनेंस का अगर आप चार्ट देखें तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है करंट लेवल के ऊपर, और हमें लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक जो है नई ट्रेडिंग रेंज के अंदर एंटर होगा। जहां तक टारगेट्स के सवाल है, वी आर ऑफ द व्यू के एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में यहां से 15 से 20% की बढ़त अगले 1 से 2 महीने में देखी जा सकती है, क्योंकि आज का जो मूव है उसने एक ट्रेंड रिवर्सल का काम किया है। तो डेफिनेटली यहां से 15 to 20% अपसाइड अगले 1 से 3 महीने में हम लोग देख रहे हैं। 20% ये मितेश से भी समझ लिया और आज बाय रिकमेंडेशन तो राजेश की है ही एल&टी फाइनेंस पर। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। इनफैक्ट एचबीएल पावर को एक बार देखते हैं। आज उसमें 5.5% की मूव है। कैपिटल गुड्स के कुछ पर्टिकुलर थीम्स हैं जिनमें अच्छी मूव है। आप जीनस पावर को देख लें, उसमें 5% की मूव, और ये स्टॉक्स हैं जो लगातार रिवॉर्ड कर रहे हैं, इनकी चाल थमी नहीं है। लेकिन अब इसमें अगर एंट्री पॉइंट ढूंढना हो, क्योंकि इतनी अच्छी खासी चाल चल चुके हैं, चाहे जीनस पावर हो, एचयूएल पावर हो, तो कहाँ पर एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहिए? एक बार इनफैक्ट आशीष से समझ लेते हैं स्टॉक्स। आशीष, नो डाउट अच्छे स्टॉक्स हैं, रिवॉर्डिंग स्टॉक्स रहे हैं, लेकिन अब चल तो चुके हैं, एक्सपेंसिव तो हो गए हैं, लेकिन अब अगर एंट्री पॉइंट ढूंढना हो तो आप किन लेवल्स पर एंटर करेंगे इन्हें? एचपीएल पावर की बात करते हैं तो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। रेलवे का भी काफी काम करते हैं, वो जो कवच सिस्टम है रेलवे का, उसके मेजर प्लेयर है। और हमने लास्ट 2 क्वार्टर में काफी अच्छे नतीजे भी आते देखे। 50% उनका मुनाफा क्वार्टर ओवर क्वार्टर बढ़ा था एचपीएल पावर का। तो बिल्कुल स्टॉक की थोड़ी री रेटिंग हो रही है। एट द सेम टाइम मैं आपसे भी सहमत हूँ कि स्टॉक अपने 50 वीक हाई पर ही ट्रेड कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट के एंटिसिपेशन में ऑलरेडी बाइंग यहाँ पर इन स्टॉक्स में शुरू हो चुकी है। तो चाहे जीनस पावर हो, एचपीएल पावर हो, दोनों में तो आप एक स्टॉप लॉस रख के आपको ट्रेड करना चाहिए। जैसे एचपीएल पावर में मेरा स्टॉप लॉस जो है करीब 280 रुपए का रहेगा, बट आपको होल्ड करेंगे रिजल्ट आने तक तो बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। एचपीएल पावर ऑफ कोर्स एक अच्छी कंपनी, और इस पे थोड़ा सा डिप पे आप इंटर कर सकते हैं, रिवॉर्ड अब भी मिल सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे, कुछ बीटीएससी ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक स्टॉक की बात करते हैं, केरला आयुर्वेदिक, क्योंकि इसमें रिसेंटली एक बड़ी बाइंग आई थी। इसमें पोरेंजू वेलियथ ने भी बल्क बाइंग की थी और परसों का ये न्यूज़ है। आज इसमें 5% का सर्किट लगा हुआ है। उस दिन तो इतनी बड़ी मूव नहीं आई, लेकिन आज जिस तरह की मूव है इस स्टॉक में, और इनफैक्ट पिछले आप 7 दिनों में देखें तो 40% से ज़्यादा, और अप्रैल से देखें तो तब तो 80-90% से ज़्यादा चल चुका है ये स्टॉक। एक बार इसके टेक्निकल्स भी समझते हैं। राजेश, आप इस स्टॉक को ट्रैक एक बार इसके चार्ट चेक करके बताएंगे हमें। ऑफ कोर्स बड़ी तेजी आ चुकी है, लेकिन क्या अब भी स्ट्रेंथ है चार्ट्स पर? तो देखिए ये स्टॉक में जरूर हमने देखा कि पिछले दिनों में लोअर साइड से एक अच्छा मोमेंटम बना। अराउंड 120 से स्टॉक नॉन स्टॉप अब हम देखें तो 170 के आसपास अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ऑलरेडी एक मूव तो यहाँ पे बन चुका है, लेकिन अगर नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक में जो ब्रेकआउट बना है वो है बना है करीब 140 के आसपास। अगर छोटा मोटा डिप मिलता है टुवर्ड्स 160 155, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वापस से इस स्टॉक को डाउन साइड में बाय करने की। अभी हम थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि काफी बड़ा मूव यहाँ पे ऑलरेडी आते हुए दिखा है। तो थोड़ा सा डिक्लाइन अगर आता है स्टॉक में तो इसको ऐड करें, डिप्स में ऐड करें। 155 स्टॉप लॉस होंगे। क्लाइंट्स पे आप इसे ऐड करें, लेकिन एक बार बीटीएसटी ट्रेड्स भी समझ लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बाजार में जिस तरह की मूव इस वक्त है, लॉन्ग के ट्रेड्स ही इनिशिएट हमारे एक्सपर्ट स्टार्ट ऑफ द शो से कह रहे थे। तो क्या ट्रेड्स भी बीटी आइडियाज जो फॉरवर्ड होंगे वो भी बीटीएसटी के ही होंगे? मितेश, पहले आप बताएं आपके कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या होंगे, बीटीएसटी आइडियाज होंगे? एग्जैक्टली बीटीएसटी आइडिया पहला है वोल्टास 892 के ऊपर,
880 का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि 888 के ऊपर आज आवरली और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला है। तो पहला टारगेट कल के लिए 900, दूसरा टारगेट 910। दूसरा जो स्टॉक है वो है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में 1890 के ऊपर एक आवली चार्ट के ऊपर कंफर्मेशन आया है, तो 1900 के ऊपर टोरेंट फार्मा में BTST करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1880 का, पहला टारगेट रहेगा कल के लिए 1920, दूसरा टारगेट 9040। तो दो BTST आइडिया है, पहला है वोल्टास, दूसरा है टोरेंट फार्मा। राजेश से भी समझ लेते हैं टोरेंट पावर और वोल्टास। ठीक है राजेश, आपके क्या होंगे BTST आइडियाज? तो देखिए, हमें लगता है कि यहाँ पे TCS पे भी फोकस करना चाहिए। TCS में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और स्टॉक को देखें तो ऑलमोस्ट जिस तरीके से अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को आज पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है TCS में एक मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से डेटा बने हुए हैं स्टॉक के, हमें लग रहा है ये स्टॉक में 3700 3720 तक की अपसाइड बहुत जल्द बनते हुए दिख सकती है। TCS एक ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड का, स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 3575 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है बाय करने के लिए, अगेन रियल एस्टेट स्पेस पे ही हम फोकस करेंगे और यहाँ पे हमें लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टी में भी एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा और हमें लगता है कि यहाँ पे भी मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा नेक्स्ट वीक। और अपसाइड के टारगेट जो हमें लगता है इसमें आ सकते हैं वो 1740 1750 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1640 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है टाइटन का। टाइटन में भी देखें तो एक अच्छा मोमेंटम बना है, ज्वेलरी स्टॉक्स एक अच्छे मोमेंटम में है। टाइटन में इस तरीके का मोमेंटम बना, ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को हमें लगता है अब बहुत जल्द क्रॉस करते हुए दिखेगा। स्टॉक के टारगेट हमें लग रहा है 3360 3380 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 3285 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे सर ने आपको शेयर्स बता दिए। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग शेयर मेरे को गोदरेज प्रॉपर्टीज भी काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लो है। थोड़ी देर में आपके सामने वो पॉइंट्स भी रखूंगा मैं, लेकिन इस बीच आप इस शेयर पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक काम और करते हैं, जरा मेरे पास 2-4 शेयर है, मैं स्पीड से पता कर लेता हूँ। और विमाक्षी भी जुड़ रही है इवेंट्स बताने के लिए कि अगले हफ्ते के इवेंट्स कौन से हैं। पहले विमाक्षी से इवेंट के लिए आएंगे। विमाक्षी जरा अगले हफ्ते के इवेंट्स कौन से हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम अक्टूबर 9 से। हम देख रहे हैं कि मेनलैंड चाइना के जो मार्केट्स हैं वो गोल्डन वीक के लिए जो बंद रहे थे अब वापस खुलने वाले हैं। इसके अलावा उसी दिन से लेकर 15 अक्टूबर तक अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक और IMF की एनुअल मीटिंग खुलने जा रही है। मोरक्को में पेप्सिको के नतीजे आएंगे अक्टूबर 10 को। इसके अलावा अगर हम देखें सॉम डिस्टिलरीज भी फोकस में रहेगा और ये है क्योंकि कंपनी कंसिडर करने वाली है इशू प्राइस इक्विटी शेयर्स जो QIBs को अलॉट किए जाएंगे। स्टील एक्सचेंज भी फंड रेजिंग के जो बोर्ड मीटिंग है उसको लेकर फोकस में रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें अक्टूबर 11 को अर्निंग सीजन किक स्टार्ट होने जा रहा है, TCS के नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा डेल्टा कॉर्प, सिग्नेचर ग्लोबल, जैगल, प्रीपेड, समही होटल्स, प्लास्टिबेंज इंडिया के भी नतीजे आएंगे। इसके अलावा उसी दिन पर हमारी नज़र होगी US से आने वाले PPI और FOMC मिनट्स पर। अक्टूबर 12 को हम देखेंगे इन्फोसिस और HCL टेक के नतीजे। इसी के साथ कुछ दूसरे निफ्टी के अलावा भी जो ब्रॉडर इंडाइसेस है उसमें से अगर शेयर देखें तो एंजल वन, आनंद राठी, HDFC AMC, टाटा मेटालिक्स, स्टर्लिंग एंड विल्सन, JTL इंडस्ट्रीज और केसुराम इंडस्ट्रीज़ के भी नतीजे आएंगे। एवलॉन टेक फोकस में रहेगा क्योंकि लॉकिंग पीरियड खुलने जा रहा है करीब 50% इक्विटी पे। इसके अलावा अगर हम देखें भारत की तरफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और CPI डेटा भी एक्सपेक्टेड है और US की तरफ से CPI डेटा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी आएंगे उसी दिन पर। अक्टूबर 13 को अगर हम देखें तो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के नतीजे आएंगे और इसी के साथ अगर हम देखें तो ओवरऑल ग्लोबल फ्रंट पर JP मॉर्गन, सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो और ब्लैक रॉक के भी नतीजे आएंगे। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। माक्षी बहुत शुक्रिया सारे के सारे डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। 101 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी आज अच्छे से क्लोजिंग करते हुए जा रहा है और इस समय 19,600 650 का लेवल है। सेंसेक्स 66,000 के ऊपर। बैंक निफ्टी भी बुरा नहीं है और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो है 44,300 के ऊपर। तो क्लोजिंग अच्छी हो रही है, इसमें कोई दो राय है नहीं। एक शेयर और चेक करते हैं, सुबह हमने आपके सामने रखा था और वो था गेल। क्या इसको BTST या फिर STBT करना चाहिए या फिर थोड़ा पोजिशनली रखना चाहिए? एक बार आशीष सर से ज़रा रिकमेंडेशन लेता हूँ। आशीष सर, गेल पर आपका स्टांस क्या है सर?
टेक्निकली तो ये ठीक है, अभी मैं किसी टेक्निकल एनालिस्ट से पूछूंगा तो कहेंगे ठीक है इसको रख लीजिए, लेकिन ज़रा फंडामेंटली आप बताइएगा कि ठीक है 124-25 के भाव पे गेल को पकड़ना। बिल्कुल एक नैरो रेंज में मूव करने वाला स्टॉक है गेल। और यदि हम देखें तो पीएसयू का एक जब रैली आया था तब थोड़ा उसमें भी रैली देखने को मिला था, तब 129 तक ये स्टॉक टच हुआ भी था शायद, और उसके बाद से ही काफी समय से कंसोलिडेट हो रहा है गेल का स्टॉक। और अभी जैसे गैस के प्राइसेस में भी जो कमी हुई थी उसके बाद में हमने दूसरे गैस के स्टॉक्स में भी थोड़ा मोमेंटम देखा था, बट थोड़ा वोलेटिलिटी स्टॉक में कम है, जो एमजीएल आईजीएल जो ट्रेडर्स की फेवरेट पिक रहते हैं कंपेयर टू गेल के। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल अच्छा स्टॉक है, नतीजे वाइज भी कहीं कोई समस्या नहीं। लास्ट क्वार्टर तो बहुत बेहतरीन रहा था, 1400 करोड़ से ऊपर का मुनाफा था गेल का, तो लंबी अवधि के लिए ठीक है, पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है एमजीएल बेटर बेट है। ठीक है, गेल को लेकर ये व्यू। लेकिन जरा गोदरेज इंडस्ट्रीज का शेयर आप लेके आइए स्क्रीन पर। 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है और कुछ दिनों पहले इकोनॉमिक टाइम्स ने ऐसी रिपोर्ट दी थी कि ग्रुप के तमाम कारोबार के बंटवारे को लेकर जो बातचीत चल रही है फैमिली काउंसिल के जरिए, वो अब लास्ट स्टेज में पहुंच गई है। तो दो उसमें चीज़ें हैं, मतलब एक धड़ा गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है, दूसरा जो धड़ा वो है गोदरेज एंड बॉयस। तो अदी गोदरेज के पास गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है, उनके भाई नादिर के पास है, दूसरा उनके कजिन्स के पास है, और कहीं ना कहीं जो मामला फंसा हुआ इस बात को लेकर है कि गोदरेज जो ब्रांड है उसका इस्तेमाल कौन करेगा और जो लैंड का है उसका वैल्यूएशंस किस तरह से किया जाए। ये दो चीज़ें हैं। 20% के अपर सर्किट पे ये शेयर चल रहा है, किसी भी वक्त अपडेट आ सकता है। 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है गोदरेज ग्रुप की कंपनीज का, जो कि तमाम डिविजन्स उसके हैं, इंजीनियरिंग है, होम अप्लायंसेज है, सिक्योरिटीज़ है, एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है। आशीष जी, गोदरेज इंडस्ट्रीज आज की जो चाल है शेयर की, 20% का अपर सर्किट हम देख रहे हैं, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? ये तो होल्डिंग कंपनी है जिसके पास में एग्रोवेट का, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज और गोदरेज कंज्यूमर तीनों को ही होल्ड करती है, और ऑलरेडी काफी डिस्काउंट पर ये ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है आज के राइस के बाद में शायद अभी भी 40 से 45% डिस्काउंट पे ये अभी भी ट्रेड हो रहा होगा, जो गोदरेज ग्रुप की वेरियस होल्डिंग इस कंपनी के पास में है। बट मुझे भी यही लगता है कि जो एक फैमिली सेटलमेंट है शायद ये राउंड द कॉर्नर है, जिसके कारण से अभी इस स्टॉक में बाइंग देखने को मिला है। बट फंडामेंटली भी काफी वैल्यू है, क्योंकि आपको यदि होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट आप कितना देंगे, 20-25% पर, यहाँ तो ऑलमोस्ट आज के राइस से पहले तो शायद 50 से 60% डिस्काउंट पे मिल रहा था। तो यदि मंडे को अच्छे प्राइस पर मिलता है इसी के आसपास, तो बिल्कुल स्टॉक में बाय करने की सलाह रहेगी, क्योंकि जैसे ये सेटलमेंट हो जाता है तो मुझे लगता है जो ग्रुप के दूसरे स्टॉक्स में एक थोड़ा सा रुकावट है कि ओनरशिप को लेके, वो खत्म हो जाएगा और गोदरेज इंडस्ट्रीज इनफैक्ट बेस्ट बेट हो। ठीक है, गोदरेज इंडस्ट्रीज को लेकर ये व्यू। बाजार बंद होने में 3 मिनट के आसपास का समय रह गया है, लेकिन आज बढ़िया हमने एक्शन देखा। गोदरेज इंडस्ट्रीज में तो एक्शन नहीं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को भी अगर आप उठा के देखेंगे तो 5% वो भी शेयर चल रहा है। इनफैक्ट अगर हम पूरे रियल एस्टेट स्पेस को अलग कर लें, आप गोदरेज ग्रुप से ना भी जोड़ेंगे तो भी आपको एक्शन दिखेगा, और ये एक्शन बना हुआ है न सिर्फ फ्रंटलाइन के स्टॉक्स में बल्कि मिड कैप रियल्टी स्टॉक्स में भी हमने पिछले दिनों अच्छा एक्शन देखा है। अनंतराज का शेयर चल रहा था, ओमेक्स के शेयर में हमने अच्छी तेज़ी देखी थी। मैरिको हम देख रहे हैं कि आज भी ये प्रेशर में है, नंबर से वीक आए थे, रूरल डिमांड को लेकर चिंताएं हैं। क्या सलाह देंगे इस पर आप राजेश जी? मैरिको ये कमजोरी क्या बनी रहेगी? आज देखिए दिन के निचले स्तर पर बंद होने जा रहा है ये। बिल्कुल काफी वीक क्लोज वीकली बेसिस पे आते हुए दिख रही है। स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 550 को इस करंट वीक में तोड़ा है, और जिस तरीके से अब आज की क्लोज बनी है और शॉर्ट बिल्टअप ऑलरेडी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है इसमें यस और वीकनेस बनते हुए दिखेगी। 530 525 ये नेक्स्ट लेवल हमें लगता है, वहां तक मैरिको फिसलते हुए दिख सकता है। तो अभी जिनके पास शॉर्ट साइड का ट्रेड है वो कैरी कर सकते हैं। इसमें हमें लग रहा है फर्दर और यहाँ से 2 से 3% की करेक्शन यहाँ से फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। खैर 1.5 मिनट बाद बाजार यहाँ पे बंद हो जाएगा। आज की क्लोजिंग जैसे मैंने कहा कि लेवल्स के हिसाब से ठीक हो रही है, और आज ये सुबह भी हमने आपको एक बार इंडिकेट कर ही दिया था कि बैक टू बैक
अगर आज पहला झटका पॉलिसी से लग जाता तो अलग बात होती, पॉलिसी से पहले झटका नहीं लगा, फिर पॉलिसी भी ऐसी आई जो सबको पता ही था, खुद बोला कि स्टेटस को पॉलिसी है, तो मेरे पास भी ज़रा बोलने और बताने को नहीं, ऐसे उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, स्टेटस को पॉलिसी। ठीक, तो आप उसका इम्पैक्ट भी देख पा रहे हैं मार्केट पे, जो सुनना चाहता था वही आया। अलग अलग स्टॉक्स ने फिर से वही काम किया, लेकिन मार्केट की रेंज का बड़ा ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ, ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ। अच्छी चीज़ है कि बाज़ार अपनी रेंज को रिस्पेक्ट करता है और इसमें से प्ले भी किया। जैसे कल 100 पॉइंट मिले, आज 2 दिन में 200 पॉइंट आ गए, आप अच्छे से सपोर्ट को बरकरार कर दिया आपने। अभी हमने सुबह भी आपको बताया था, भले इतनी भी चिंता क्यों ना हो जाए, एफआई सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस बेच रहा है, वो स्टॉक्स के फ्यूचर को नहीं बेच रहा। जिस दिन वो स्टॉक्स के फ्यूचर को बेचेगा तब प्रॉब्लम आएगी। अभी भी 24-25% का ही लॉन्ग है और हम बॉटम पे आ रहे हैं ऑलमोस्ट। 10% और गिरेंगे तो एफआई बेच भी नहीं पाएगा इससे ज़्यादा, इंडिया जैसी ग्रोथ वाली कंट्रीज़ पे, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की, हाँ चलेगा कब उसको लेकर थोड़ा सा डाउट रहता है, वो थोड़ा लंबा भी हो सकता है ये क्वार्टरली नंबर्स तक वेट कराए। निफ्टी के जो आज टॉप गेनर बने, बजाज ग्रुप की दोनों बड़ी कंपनियां, बजाज फिनसर्व फाइनेंस, टाइटन, इंडसन बैंक की थोड़ी देर पहले आपको आदित्य अरोड़ा एक कॉल भी देके गए, 1420 की स्ट्राइक की प्लस करनी, 1500 की बेचेंगे। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर्स भी उनकी लिस्ट आज चलने वाले शेयर्स में था। आज यूनिलीवर नहीं चला, कोल इंडिया नहीं चला, एशियन पेंट्स नहीं चला, ये कुछ एक बड़े शेयर्स थे जिनमें गिरावट आधे से पौने 1% की थी। एडवांस डिक्लाइन आज ठीक रहा 1:2 का। कुल मिला के लेवल के हिसाब से भी क्लोजिंग ठीक है मार्केट की। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मितेश शुक्रिया आपका भी, आज समय आपने निकाला और बताया, अलग अलग स्टॉक्स पे राय दी। आशीष सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय निकाल के बातचीत करने के लिए। मेरे को और अभिषेक को आप इजाज़त दे सकते हैं, सोमवार को आपसे वापस मुलाकात होगी। नमस्कार।